Okay. All right. So good evening, all. Thank you for joining today at 4 o'clock. It means a lot. So today we have Professor Rahul Ranjan from Delhi. He is a volatility coach, and today we will be discussing about do's and don'ts of a successful IAP. So Rahul ji, all over to you now. अभी और लोगों का वेट करना है या आई कैन स्टार्ट? क्योंकि Sir, we can start now. प्रेजेंटेशन होगा. We can start now. It is on record. गुड इवनिंग. आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक नमन. और आज का सेशन शुरू करते हैं. मेरे ख्याल से मैं हिंदी रखूं या इंग्लिश रखूं? प्लीज टेल मी. Sir, we can have a mix of Hindi and English. I can have a mix of both English and Hindi. तो आज का जो सेशन है, मैं मान के चलता हूँ इस क्लास में जितने भी लोग आए हैं, या तो पहले आपने कभी आईएपी किया है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, या फिर आप फ्यूचर में करने वाले हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों के मन में कुछ चीजें होंगी, मैं उससे एक बार मैं जानना चाहता हूँ. जस्ट आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे. अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में है. आई हैव नॉट डन टिल नाउ. कृष्णा जी ने अभी तक नहीं किया. वेरी गुड सर. आईएपी एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है आपको नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए. और दूसरा जो है, आईएपी एक बहुत बड़ा टूल है जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे और बिजनेस जनरेट करने में, उनके साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए. और सबसे खास बात, अगर एक आईएपी में आपके पुराने भी क्लाइंट आ जाते हैं तो आपको वो नए और रेफरेंसेस देते हैं. तो हर तरह से आईएपी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. मैं कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस आईएपी के बेसिस पे ही खड़ा किया. तो ऐसे भी लोग हैं. और आईएपी बहुत अच्छा टूल हो सकता है हर तरह से. शोभा जी ने लिखा है आई एम न्यू टू आईएपी. बहुत बढ़िया. सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग आईएपी के लिए नए हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जानकारी देता हूँ. आईएपी की शुरुआत जनरली आप कह सकते हैं इंडिया में 2012 के आसपास हुई थी. मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, क्योंकि 2014 से लेके 2019 अगर मैं देखूं अपना खुद अपने करियर की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हर महीने मैंने 5 से लेके ऑलमोस्ट 25 आईएपी की है हर महीने. और आईएपी बहुत अच्छा टूल हो सकता है. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. सेबी का क्या रेगुलेशन है या एमपी का क्या है. सबसे पहले Sir, we are not able to hear you, sir. हाँ जी, एक मिनट, तरुण जी ने कुछ बोला है. सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आईएपी के लिए क्या प्रोविजंस हैं सेबी के तरफ से. हर एक एएमसी के पास सबसे पहले उनसे कहा गया है कि किसी एक स्टेट को आप अपना बना लें, किसी एक स्टेट को अपना बना लें और उस स्टेट को ग्रो करने की कोशिश करें थ्रू नॉलेज, थ्रू किसी भी तरह से आप ग्रो करें. इसके अलावा लगभग 2013 या 14 के आसपास सेबी ने ये कहा कि जितने भी एएमसीज हैं उनके पास जितना भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग ऑल स्कीम्स, उस पूरे कॉर्पस का 0.2% 0.2% इज अ बिग अमाउंट. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. 0.02% आपको जो भी पैसा आ रहा है उसका आपको इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए खर्च करना है.
फिर स्टार्टिंग में क्या देखा गया, ये 2014, 15 या 13 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये रूल आया था 0.2% का, जब रूल आया था तो उस समय समस्या आ रही थी कि 0.2% इज अ बिग अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट है कि एएमसी खर्च नहीं कर पा रही थी। फिर 2015 में एक सेबी ने प्रोविजन निकाला कि उसमें से 0.1% एएमसी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में खर्च करेगी और 0.1% आप एक टीवी में ऐड देखते होंगे, एमपी के पास जाता है वो पैसा 0.1%, जिसमें म्यूचुअल फंड सही है। आपने ये सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही एडवर्टाइजमेंट सबने देखा होगा, टीवी में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, यूट्यूब में भी आपका म्यूचुअल फंड सही है कि बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और इवन जैसे आप मेट्रो में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जगह जगह आपको होर्डिंग्स दिखते हैं, जगह जगह आपको बैनर्स दिखते हैं, तो उधर आपका म्यूचुअल फंड सही है का एमपी यूज करती है पैसा। तो 0.1% एमपी के पास चला गया, 0.1% आपका एएमसी खर्च करती है। और ये 0.1% वो छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। और सबसे खास बात है, ये 0.1% एएमसी अपने मर्जी से नहीं खर्च कर सकती हैं कि 5 लोग आए या एकदम थोड़े से लोग आए या कहीं फेक आईएपी शो कर दिया, नहीं। इवन मैंने आज तक मतलब कई आईएपी ऐसे किए हैं जहां पर इन्विजिलेशन के लिए सेबी से भी लोग आए हैं। तो वहां पर क्या, एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिस में एक छोटा सा आईएपी में कर रहा था, तो वहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति आ गए, क्योंकि वो एकदम अलग थलग व्यक्ति थे, तो फिर बाद में पूछा गया, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं सेबी से हूँ और मैं यहाँ पर इन्विजिलेशन के लिए आया हूँ। वो बताते भी नहीं है और वो आ जाते हैं आईएपी। तो आईएपी जो है इस ढंग से इंट्रोड्यूस किया गया। आईएपी के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि आप क्या चीज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईएपी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिक्लेयर्ड आईएपी और दूसरा होता है नॉन डिक्लेयर्ड आईएपी। अब डिक्लेयर्ड आईएपी का क्या मतलब होता है, एमपी के वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पे अपकमिंग आईएपी का पूरा डिटेल दिया रहता है, कहाँ कहाँ पे कब कब आईएपी होना है, और जो भी कंसर्न पर्सन है उनका नाम और नंबर दिया रहता है। तो दीज आर कॉल्ड एज डिक्लेयर्ड आईएपी। इसमें क्या होता है, 0.1% जो एएमसीज हैं आईएपी फंड का खर्च करती है। और जो नॉन डिक्लेयर्ड आईएपी है उसमें क्या होता है, एएमसी एमपी को इन्फॉर्म नहीं करती है कि हमारा कोई आईएपी होने वाला है। जो अनडिक्लेयर्ड या नॉन डिक्लेयर्ड आईएपी है वहां पर कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होता है। वहां पे एएमसी, ट्रेनर, आईएफए जो भी इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहा है, सब एकदम फ्री हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो डिक्लेयर्ड आईएपी होता है उसमें क्या होता है कि आपको टाइम दिया हुआ है, कितने बजे है, उसमें टाइम जनरली स्टार्टिंग का लिखा रहता है, एंड का टाइम जनरली नहीं लिखते हैं। दूसरी चीज, डिक्लेयर्ड आईएपी में कभी भी कोई सेबी का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकता है। उसमें कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे आप रिटर्न से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे, मतलब कि किसी स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है, क्या है, कितना रिटर्न आ सकता है, आप इस तरह से कोई भी बात नहीं करेंगे कि कितना रिटर्न आता है। जैसे हम लोग आम बोलचाल में कोई मेरे से पूछता है ना कि कितना रिटर्न आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 से 12% या 12 से 15%। आप तो इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी स्कीम से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, किसी भी स्कीम से रिलेटेड, या किसी शेयर का आप नाम नहीं लेंगे, तो इस तरह की चीजें प्रोहिबिटेड होती है जो डिक्लेयर्ड आईएपी होता है। तो इस तरह से आईएपी होता है। आईएपी का जितना भी खर्चा होता है इंक्लूडिंग ट्रेनर्स फीस, जो ट्रेनर का पैसा है, आपने जिस होटल में आईएपी ऑर्गेनाइज किया है, खाना पीना होटल में, सारी की सारी चीजों का खर्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी बियर करती है। यानी कि आपको अपने जेब से इस तरह के कोई भी खर्चे नहीं करने। कई बार क्या होता है, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट्स के गेट टुगेदर के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका भी पर्पस होता है आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इस तरह से आपके आईएपी का पूरा प्रोविजन है। अब आ जाते हैं आईएपी से कुछ लोगों का है।
बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर बताऊंगा। अब आईएपी एक सक्सेसफुल आईएपी बने, सक्सेसफुल आईएपी का मतलब क्या होता है कि वहां पर से आपके पास धंधा भी जनरेट होना चाहिए, आपके पास बिजनेस जनरेट होना चाहिए, आपके नए क्लाइंट्स बनने चाहिए, अगर पुराने क्लाइंट्स है तो उनसे और बिजनेस जनरेट होना चाहिए। तो आईएपी का फाइनल मकसद यही होता है। एएमसीज के लिए भी यही फाइनल मकसद है कि धंधा है, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यही फाइनल मकसद है कि बिजनेस आना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं आया तो वो आईएपी फेल माना जाता है। और मैंने अपने लाइफ में देखा है आईएपी को बहुत ज्यादा फेल होते हुए भी बहुत देखा है, और सक्सेसफुल आईएपी को भी मैंने देखा है। सक्सेसफुल आईएपी का मतलब बिजनेस जनरेट होते हुए। तो आईएपी फेल ना हो और एक सक्सेसफुल आईएपी हमारा कंडक्ट हो सके, उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। कोई मैं स्लाइड्स वगैरह यूज नहीं करने वाला हूं। तो आईएपी को मैं 3 स्टेजेस में मैं बांट सकता हूं। सबसे पहला स्टेज में बात बोलूंगा कि आपका बिफोर आईएपी, यानी कि आईएपी का जो भी दिन आपने डिसाइड किया उससे पहले आपको क्या करना है। दूसरा होता है ड्यूरिंग द आईएपी आपको क्या करना है। और सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं आफ्टर द आईएपी। आईएपी कंप्लीट हो गया, बड़े खुश हो गए कि चलो आईएपी सक्सेसफुल हो गया, और फिर उसके बाद 10 दिन बाद बोलते हैं कि मुझे तो कुछ बिजनेस ही नहीं मिला आईएपी से। तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा एक आईएपी में क्या करना चाहिए, आईएपी में क्या बोलना है, कैसे करके स्लाइड्स हैं, ये आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ है। कनक सर ने बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसको आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, आपको आईएपी का डेट डिसाइड करना कि किस दिन आप आईएपी करेंगे। अब आईएपी दो ढंग से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के पास जाके कर लें उनके एम्प्लॉयज के लिए, या ऑलरेडी कोई ग्रुप बना हुआ है उनके लिए आप आईएपी करें। तो अगर कंपनी या ग्रुप के लिए आप कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, वो खुद ही बता देते हैं कि आपको इतने तारीख को करना है। आप वहां पर बोल सकते हैं कि लगभग इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, एएमसीज आपको बोलती है कि एटलीस्ट 30-40 कैंडिडेट्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो आईएपी फ्रूटफुल नहीं रहता है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक तो कंपनी वालों ने डेट बता दिया, दूसरी तरफ आपको डेट चूज करना है कि आप कितने तारीख को आईएपी करना चाहते हैं। तो आईएपी का डेट जो है आपको इस तरह से चूज करना है कि मैक्सिमम लोग आपके पास आ जाएं। जनरली देखा गया है कि संडे का दिन पूरे दिन भर आप कभी भी बुला सकते हैं, और सैटरडे वाले दिन आफ्टरनून के बाद आप अगर लोगों को बुलाएं तो लोग आते हैं। तो आईएपी का पहला जो है, अगर आप खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुद लोगों को बुला रहे हैं, तो प्रेफर कीजिए कि आपका वो सैटरडे संडे हो। अगर सैटरडे संडे नहीं हो सकता है तो वो कोई हॉलीडे वाला दिन होना चाहिए जिस दिन कोई भी आपके पास आ सके। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सैटरडे संडे या हॉलीडे वाले दिन कोई क्रिकेट या आईपीएल मैच वगैरह ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, क्रिकेट आईपीएल मैच वगैरह होता है तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, उनके लिए वो प्रायोरिटी हो जाती है। तो कोई उस दिन इंपॉर्टेंट इवेंट ना हो। होली दिवाली इस तरह के दिन कभी नहीं चूज करना है। हॉलीडे का मतलब ऐसे दिन जिस दिन लोग एकदम खाली होंगे और आपके पास आ जाए। तो जनरली संडे वाले दिन या फिर सैटरडे वाले दिन आपका होना चाहिए। अब जो भी दिन आप बुला रहे हैं कैंडिडेट्स को, उससे 20 दिन पहले आपके पास लिस्ट तैयार होना चाहिए कि कितने लोगों को आप बुलाएंगे, कितने लोगों को आप फोन करेंगे। अब मैं एक आपको थंब रूल बता दे रहा हूँ। जनरली एक चीज देखा गया है कि अगर आप 10 लोगों को बुलाते हैं तो फाइनली एक ही व्यक्ति आता है आपके आईएपी में। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आईएपी में 30 लोगों को बुलाना है, 30 लोगों को बुलाना है, तो आपको कम से कम 300 लोगों को पहले बुलाना होगा, तब जाके फाइनली 30 लोग आपके आईएपी में आएंगे। एटलीस्ट शहरों में तो यही हिसाब है। हाँ, जो बहुत छोटे शहर है वहां पर अक्सर देखा गया है कि अगर आपको 30 लोगों को इकट्ठा करना है, आप 100 लोगों को बुलाएंगे तो 30 लोग बड़े आराम से आ जाते हैं। ये मैं छोटे शहरों का बता रहा हूँ।
दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या फिर बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से बड़े जो शहर हैं वहां पे आपको 10 टाइम्स ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि 20 या मान लेते हैं रफ कैलकुलेशन, आप 30 जून सैटरडे है, आप 30 जून को आप बुला रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को। तो आपके पास क्या है, 10 जून से पहले पहले अगर आपको 30 लोगों को बुलाना है, अगर 50 लोगों को बुलाना है, तो 500 लोगों का आपका लिस्ट तैयार होना चाहिए, कम से कम 500 लोग। ठीक है, 500 लोगों का अगर आपका उस दिन लिस्ट तैयार है तभी जाके 50 लोग आएंगे। तो पहला ये है 10 टाइम्स ज्यादा, 50 लोगों को बुला रहे हैं तो 500 का लिस्ट तैयार होना चाहिए। 500 लोगों में क्या है, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, नए क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। जनरली आईएपी में हमारा फोकस रहता है कि हमारे पास नए क्लाइंट आए। तो नए क्लाइंट्स का अगर आपके पास उतना लिस्ट नहीं हो पा रहा है 500 लोगों का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने पुराने क्लाइंट्स को भी आप बुलाएं। अब पुराने क्लाइंट्स को जब आप कॉल करें, नए क्लाइंट्स को आप बोलेंगे कि सर 30 जून को एक ट्रेनिंग है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, और सबसे खास बात आप उनको ये चीज जरूर बोलें कि सर वो ट्रेनिंग है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का चलेगा, फॉलोड बाय लंच या डिनर। ये चीज बहुत जरूरी है बताना कि आपका लंच और डिनर भी है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे केवल ज्ञान लेने के लिए आ जाओ तो लोग नहीं आएंगे। तो लंच और डिनर जरूर होना चाहिए, और बाकायदा आप इसको डिक्लेयर कीजिए कि सर लंच और डिनर भी है वहां पर, या अगर इवनिंग का समय है तो हाई टी है। ये चीज आप बताएं, क्योंकि भारत में क्या होता है कि लोग कहीं किसी होटल में जाते हैं तो उनके दिमाग में रहता है खाना तो मिलना ही चाहिए। तो आपको ये 20 मतलब 10 जून से पहले पहले ये काम कर लेना है और सबको फोन करना है। ठीक है, तो 20 मतलब अगर आपका 30 जून है तो 10 जून तक आपके पास तैयार होना चाहिए लिस्ट, और लिस्ट एकदम पक्का होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, 15 जून को यानी कि 15 दिन पहले ट्रेनिंग से आप अपने सारे क्लाइंट्स को एकदम सुबह से रात तक कॉल कीजिए। आप इस काम के लिए अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं या कोई सबॉर्डिनेट है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको इस काम में लगा दीजिए। पूरा लिस्ट तैयार कीजिए कि कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला। जितने लोगों ने हाँ बोला है वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोगों ने हाँ बोला है पहली बार, मान के चलिए उसमें भी 50% लोग आगे चल के ना बोलने वाले हैं। तो अगर 50 लोग आप बुला रहे हैं, आपने 500 लोगों को कॉल किया 15 दिन पहले, और आपके पास मान लेते हैं 250 लोगों ने बोला कि मैं आऊंगा। वैसे 250 लोग ज्यादा, मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 लोगों ने भी बोला है तो आपके पास वो 50 आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, नहीं आ पाते हैं। तो आपको एक एक को हर रोज मतलब पूरे 15 दिन पहले पूरे डिटेल में कॉल करना है, इनवाइट करना है कि सर आपका स्वागत है, और फॉलोड बाय लंच, डिनर या हाई टी जो भी आपने रखा है वो सारी चीजें बताना है, होटल का नाम बताना है कि सर इस होटल में आना है। और अगर वो 4 स्टार होटल या 5 स्टार होटल है तो वो भी आप बता दीजिए कि सर 5 स्टार होटल पूरा आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट रहेगा। तो पहली चीज है आपको ये डिसाइड करना है। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करना है, ये चीज आपका 20 दिन पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि ट्रेनिंग आप खुद देंगे या फिर किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को आप बुलाएंगे। जनरली क्या होता है, जब आप आईएपी की बात करते हैं किसी एमसी से, वो अपने किसी रिलेशनशिप मैनेजर को या किसी सेल्स वाले को भेज देते हैं। मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, सेल्स मैनेजर या फिर रिलेशनशिप मैनेजर वाली जो ट्रेनिंग होती है आईएपी, वो जनरली क्वालिटी वाली नहीं होती है, फ्रूटफुल नहीं होती है। या तो आप उनसे बोलिए कि किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को बुलाया जाए। अगर प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है तो मैं इनफैक्ट बोलूंगा आप खुद ट्रेनिंग दें, वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आपके बोलने की भी आदत खुलेगी, आपका नाम भी बनेगा। तो या तो प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर आप खुद आरएम, सेल्स स्टाफ, इनके थ्रू आप मत ट्रेनिंग करवाइए। अब एक बार आपका आईएपी का डेट डिसाइडेड है, 15 दिन पहले आपने सबको कॉल कर दिया। अब आपको एक रूल फॉलो करना, चाहे तो नोट कर लें। एक तो 15 दिन पहले
फिर 10 दिन पहले आपको फिर सबको कॉल करके याद दिलाना है कि सर 30 जून को आपकी ट्रेनिंग है। 10 दिन पहले जितने लोगों ने हाँ बोला है, आप इस दौरान आप लोगों से, मतलब जो पुराने आपके क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज जरूर बोलिए कि सर आप मेरे ऑलरेडी अच्छे क्लाइंट्स हैं, काफी समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2 4 5 लोग या आप जितने लोगों को अपने साथ बुलाना चाहते हैं, आप उनको अपने साथ लेके आए। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको भी इस ट्रेनिंग में लेके आए। और आप मुझे बता दीजिए आप किन किन को लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार वो बोलते हैं कि नहीं मैं अकेले आऊँगा या मैं अपने वाइफ के साथ आऊँगा। ठीक है, अगर वाइफ के साथ आते हैं या फिर मैं अपने बेटे के साथ आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, जो उनके साथ आने वाले हैं उनका भी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। आप क्लाइंट से बोल सकते हैं सर जो लोग आने वाले हैं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उनका नाम और नंबर बता दीजिए, सो दैट मैं उनको भी एक पर्सनल इनविटेशन भेज सकूं, मैं उनको प्रॉपरली इनवाइट कर सकूं और उस हिसाब से उनका पूरा अरेंजमेंट कर सकूं। और मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब एग्जिस्टिंग क्लाइंट किसी को पकड़ के लाता है आपके ट्रेनिंग में, तो 99% वो आपका क्लाइंट बनता ही बनता है। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको आपके क्लाइंट को बनाने में। वो क्लाइंट आपका बना बनाया, अगर एक बार वो आ गया उनके साथ तो आपका क्लाइंट है। क्योंकि क्या होता है कि आपका क्लाइंट उनसे क्या बोलेगा, मैं इनके साथ कुछ सालों से डील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मेरा फाइनेंस मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ पर आइए और एकदम उनके दोस्तों को बोल दीजिए कि सर मेरी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है कि उनको मेरे साथ इन्वेस्ट करना है। वो आए, ट्रेनिंग अटेंड करें, अपने नॉलेज को एनहांस करें, लंच हमारे साथ करें या डिनर हमारे साथ करें और पूरा एंजॉय करें उस दिन को। आप उनको पूरा एकदम फ्रीडम दीजिए। मैं कभी उनको नहीं फोर्स करूंगा कि वो मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो डेफिनेटली वो अपने साथ कई लोगों को लाएंगे। और जिन लोगों को लाने वाले उनका एक लिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आपके ट्रेनिंग में बढ़ जाते हैं वो आपके लिए भी अच्छा है, एएमसीज के लिए भी अच्छा है। कम हो जाते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको क्या फॉलो करना है, 15 दिन पहले एक बार सारे कैंडिडेट्स को कॉल करना है इंक्लूडिंग योर क्लाइंट्स। उनसे रिक्वेस्ट भी करना है सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ में लाइए। फिर 10 दिन पहले, फिर 7 दिन पहले, और फिर 4 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले और जस्ट इमीडिएट 1 दिन पहले। आप इनविटेशन कैसे करेंगे, आप कॉल भी करेंगे और साथ में उनको व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू भी इनवाइट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपके पास 2 दिन पहले अगर आपको 50 लोगों को बुलाना है और अगर आपके पास 100 लोग तैयार हैं, तो मान के चलिए कि आपका 50 लोगों से ज्यादा आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपने 500 से शुरुआत की थी, 2 दिन पहले आपके पास 100 लोग होने चाहिए। और अगर 80 से 100 में आना चाहिए, कम हो। अगर मान, क्योंकि क्या होता है लास्ट में बहुत से लोग नहीं आते हैं। अगर किसी ने कहा कि मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों आएंगे और हस्बैंड वाइफ नहीं आए तो आपके 2 लोग चले गए, ऐसा नहीं एक क्लाइंट कम हुआ, 2 क्लाइंट कम हो गए जो आने वाले थे। तो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा अगर 50 का टारगेट है तो आप मान के चलिए 2 दिन पहले आपके पास 100 लोगों का कंफर्मेशन होना चाहिए, तब जाके आपके पास 60-70 आएंगे। और होटल वाले क्या होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग देख लेते हैं अच्छा 50 की जगह 70 लोग आ गए हैं, तुरंत वो उतने लोगों का ज्यादा खाना बना देते हैं। तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अब ज्यादा लोग आ गए तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। एएमसी खुश क्योंकि 50 लोगों का टारगेट था, 70-80 लोग आ गए। लेकिन अगर 50 लोगों का वहां पे मिनिमम गारंटी दे दिया होटल में और वहां पे आए 20 लोग, तो 50 लोगों का तो पैसा देना ही देना है, वो एक तरह से लॉस होता है। तो एक पूरा रूल याद रखिएगा, 15 दिन पहले सबके पास इनविटेशन जाना चाहिए, 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले और 1 दिन पहले। बीच में आप 2 दिन वाला भी आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है 1 दिन पहले पर्सनली सबके पास एक दिन पहले पर्सनली सबको बोलना है। हाँ जी, हाँ पर्सनली फोन करके बोलना है। और व्हाट्सएप और एसएमएस के थ्रू तो आपका इनविटेशन जाना चाहिए।
और इनविटेशन आप बोल सकते हैं जिस भी एमसी से कि आप एक बार इनविटेशन को अच्छा सा डिजाइन करके देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा वो जेपीजी फॉर्मेट में डिजाइन करके देते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को आप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप पूरा पहले काम करेंगे। इस काम को बहुत आसान मत समझिएगा जितने आसानी से मैंने बोल दिया है, क्योंकि क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा लगेंगे इस पूरे काम में। 5 लोगों को आप कॉल करना और फाइनली आपके पास 50-60 लोग आ जाएं, इसके लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। प्रेफरेबली या तो आपके पास अगर टाइम है खुद कर लें, अदरवाइज अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है, सबऑर्डिनेट है, तो आप उनको इस काम में पूरी तरह से लगा दें। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आईएपी से पहले अपने पास विजिटिंग कार्ड तो आप लोग छपवा लें अपना, जितना ज्यादा आप विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं छपवा लें, क्योंकि अगर 50-60 लोग आ रहे हैं सबके पास आपका विजिटिंग कार्ड जाना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। एक जो सवाल है, आर एमएफडीज अलाउड टू कंडक्ट आईएपी, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक सवाल यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, सेबी के क्या रूल्स हैं आईएपी करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन आईएपी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या एक एमएफडी या आरआईए आईएपी कर सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया बिफोर द आईएपी। अब आईएपी जिस दिन होना है, जो भी आपने सेंटर, अगर आपने लोगों को 6 बजे बुलाया है शाम को या 7 बजे बुलाया है, तो कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे पहले चले जाएं और वहां पर एक बार पूरा बंदोबस्त देख लें। ठीक है, जनरली एमसीज वाले भी 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, ट्रेनर भी लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब एक बार अगर आप खुद वहां पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपने किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को बुलाया है, तो एटलीस्ट जो प्रोफेशनल ट्रेनर हैं उनसे एक बार बातचीत करें, उनको अपने बारे में बताइए। आप उनको बताइए कि आप क्या क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आप जो जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं आप सबके बारे में उनको बता दीजिए। उनको ये नहीं बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं तो उनको सेबी के सारे नियम मालूम है कि सेबी क्या चीज अलाउ करता है और क्या चीज नहीं करता। लेकिन आप एक बार खुल के उनको सारी चीजें बता दो। जैसे जैसे वहां पर आपके कैंडिडेट्स आते जा रहे हैं, सबका हाथ जोड़ के एकदम स्वागत कीजिए। उनको बोलिए कि सर आइए प्लीज यहाँ पर बैठिए, और सबको उस समय अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। सबके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर आपने कोई डॉकेट वगैरह बनाया है जिसमें कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, बस उसमें ये होना चाहिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट डील करते हैं, उसमें किसी स्कीम के बारे में ना हो, उसमें रिटर्न ना लिखा हो कि किस स्कीम में क्या रिटर्न आ रहा है या इस तरह की कोई चीज नहीं, बस एकदम जनरल जिसमें कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, बस आप उस तरह का कोई डॉकेट वगैरह बना के दे सकते हैं। अदरवाइज जितने लोग आ रहे हैं सबको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप वहां पर कोशिश कीजिए कि जो एएमसी ने स्पॉन्सर किया है उनको बोले कि सर आप एक बार अनाउंस कर दें और वो आपको इनवाइट करें और फिर आप अपना वहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट करना शुरू कर दें। अब यहाँ पर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो होता है प्रोफेशनल ट्रेनर है तब तो आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है, उनको मालूम है क्या बोलना है, कैसे करके लोगों को एंगेज करना है। लेकिन अगर आप पहली बार दे रहे हैं या आपको अभी जस्ट नया नया आपने ट्रेनिंग देना शुरू किया है, तो क्या होता है जस्ट लोगों को इंट्रोड्यूस करें, ग्रीट करें। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है फिर अपने ट्रेनिंग को शुरू करें, आप लोगों से बोल दें कि मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं उसे मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आप एकदम नया नया बोलना शुरू किए हैं, अगर आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो एक होता है ट्रेनिंग का एक मेथड होता है जिसको कहते हैं आस्क मोड। आस्क मोड में क्या होता है, आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताइए आप में से कितने लोगों ने ये किया है, कितने लोगों ने आज तक इस तरह से काम किया है, तो उसको हम लोग कहते हैं आस्क मोड में ट्रेनिंग करना। तो आस्क मोड जो है तभी आप कीजिएगा जब आपके पास ट्रेनिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। अदरवाइज बेटर ये होता है कि आप अपना ट्रेनिंग दें
अब ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेनर है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर आप एकदम नए हैं तो आप 20 मिनट से लेके 50 मिनट तक का कोई भी टाइम रख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 घंटे चलना चाहिए, 2 घंटे चलना चाहिए। इवन मेरे कई ट्रेनिंग्स ऐसे हुए हैं जो 45 मिनट में भी खत्म हुए हैं, और एक बार एक ट्रेनिंग मेरा 3.5 घंटा चला था। तो प्रोफेशनल अगर ट्रेनर है तो वो हैंडल कर लेगा, अदरवाइज आप इस तरह से कीजिएगा, आस्क मोड में ना रह के आप पहले अपना जो भी बोलना है, जो स्लाइड्स चलाने हैं स्लाइड्स चलाइए, और फिर बाद में क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस तरह से आप पूरा ट्रेनिंग कंडक्ट करें। तो ये हो गया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब उसमें क्या होता है, कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि 50 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, अगर 50 से कम लोग आ रहे हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेनर बड़े आराम से 50 लोगों तक, उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो बोल लेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 50 लोगों से ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, या फिर हॉल का साइज बहुत बड़ा है, या आप खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप होटल वाले को पहले से ही बोल दें कि माइक सिस्टम का पहले से ही आप बंदोबस्त करके रखें। तो माइक जरूरी है, प्रोजेक्टर पहले से ही होगा, लैपटॉप आपको अपना ले जाना है, स्क्रीन हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ पे वाइट बोर्ड भी रख सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेरीज होते हैं जो वाइट बोर्ड को यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर वाइट बोर्ड नहीं भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिक चीजें हैं कि आपका माइक होना चाहिए, माइक के साथ स्पीकर होने चाहिए, आपके पास प्रोजेक्टर और लैपटॉप होना चाहिए, और जो भी स्लाइड आप चलाने वाले हैं। तो ये सारी चीजों का ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ध्यान रखना है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, या तो एएमसी वाला अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो जाके बोले कि आपकी ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खाना लंच या डिनर जो भी है पीछे लगा हुआ है, आप सभी इसको एंजॉय कीजिए। अदरवाइज अगर मान लेते हैं आपने किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को बुलाया तो खुद वहां पर जाइए, अनाउंस कीजिए कि आप सभी का हमारी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, या जो भी आपने सोच रखा है वो चीज़ आपको बोलना है, बहुत बहुत धन्यवाद, और लंच डिनर या इवनिंग हाई टी जो भी चीज़ें हैं रेडी है, प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए। उस दौरान क्या है, क्योंकि आपने बुलाया तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप वहाँ पे खाने में न लगे। पता चलता है कि आप भी सबके साथ खाने लग गए, वो काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितने लोग वहाँ पर हैं सबके पास पर्सनली जाके कि सर ये मेरा नाम है, अपना कार्ड दीजिए, सबको आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा खाना नहीं खा रहा है तो उसके पास जाके पर्सनली रिक्वेस्ट कीजिए कि सर खाना आपके लिए है, आप जरूर खा के जाइएगा। लोगों को अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं, जब वहां पर से आप निकलने लगते हैं, अगर आपसे कोई आके पूछता है ना कि खाना खाया या नहीं खाया, ये खाना खा के जरूर जाइएगा, आपको अच्छा लगता है सुन के। सिमिलरली वहां पर भी आप बोलिए कि खाना खा के जरूर जाइएगा, आप सर मैं देख रहा हूँ आप खाना नहीं खा रहा, ठीक है। अगर आप बोले तो यहाँ पर आपके टेबल पे ही मैं लगवा देता हूँ आपके लिए खाना, ठीक है। और फिर फाइनली जो लोग जाने लगे सबके पास आपका कार्ड होना चाहिए। एक तो जब आपके पास घुस रहे हैं तब उनको कार्ड दे दीजिए, और जब वो जा रहे हैं तब कार्ड दे दीजिए। आप बोलेंगे एक बंदे को 2-2 कार्ड, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कार्ड हैं कोई बात नहीं, क्या पता वो अपने किसी दोस्त को दूसरा कार्ड दे दे, ठीक है। तो अपने कार्ड में कंजूसी मत कीजिएगा। दूसरी चीज, अब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर से ही मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, बड़ी वाहवाही हुई, आपने कहा बहुत बढ़िया, अगले दिन से मेरे पास क्लाइंट आएगा, कोई नहीं आता, ये रियलिटी बता रहा हूँ, कोई नहीं आता है। आपको अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर आपका इवनिंग के समय में, मतलब रात के डिनर वाला अगर आपका प्रोग्राम नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में, या अगर आपका इवनिंग तक का टाइम था, जितने लोग आपके पास आए अटेंडेंस लिस्ट आपके पास मिल गई, सबका नंबर भी एक बार चेक कर लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। रात के 12-1 बजे तक आप बैठ के एक काम जरूर कीजिए कि जितने लोग आए थे सबको धन्यवाद का एक मैसेज जरूर कीजिए कि सर आपका बहुत अच्छा लगा, आप हमारे पास आए।
ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। फिर अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले 2 दिन क्या है, सबको खुद कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से, आप हमारे ट्रेनिंग में आए, आपसे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। तब मुलाकात हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हैं ट्रेनिंग के 10 दिन के अंदर अंदर, प्रेफरेबली 7 दिन के अंदर अंदर, अगर 7 दिन नहीं हो सकता है तो 10 दिन के अंदर सबके पास एक बार जाके चाय तो जरूर पी लें। और अगर कोई कहता है कि मैं बिजी हूँ, कोई बात नहीं सर, आपके बाद में मैं दर्शन के लिए आऊंगा, अभी आपसे जस्ट बातचीत हो सकती है। तो बातचीत के दौरान अगर कई बार अक्सर देखा गया है, जो सामने कैंडिडेट है वो खुद ही आपसे सवाल पूछने लगते हैं, अच्छा बताइए मैं कैसे करके इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए वो आपके लिए हॉट लीड है, वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनको तुरंत टाइम दीजिए, जाके उनसे मिलिए। लेकिन मिलना सबसे है। अगर 50 लोग आए हैं, कोशिश करनी है कि 10 दिन के अंदर वो 50 के 50 लोगों से मिल लेना है। अगर आप उस 10 दिन में नहीं मिले तो आपका पूरा का पूरा जो आईएपी है वो फेल हो जाता है, क्योंकि आपने 15 दिन पहले अपना पूरा टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द आईएपी वो दिन आपका पूरा चला जाता है और उसके बाद 10 दिन और आपको देना है। और अगर आप आईएपी के थ्रू बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगा कि हर महीने कम से कम फिर एक आईएपी आप कहीं लिख लें कि हर महीने कम से कम एक आईएपी मुझे करना ही करना है। जब आप हर महीने आईएपी करेंगे तो आपका क्या होगा, आप हो सकता है इस काम के लिए किसी एक एम्प्लॉय को भी रख ले कि आईएपी क्यों ही तुम्हारा मैनेज करने का काम। और आपका जब आप लगातार आईएपी करते रहेंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि 1 साल पहले कोई आईएपी में आया था और अब क्लाइंट बन रहा है। ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि 10 दिन में ही क्लाइंट बने। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी लोग क्लाइंट बनते हैं, लेकिन इस काम को एकदम हैबिट बना लेना। अब निशांत जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आर MFDs अलाउड टू कंडक्ट आईएपी? तो इसका जवाब है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये लोग आईएपी कंडक्ट कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन जो डिक्लेयर्ड आईएपी है उसमें उनको फीस नहीं दी जाएगी। अगर आप MFD हैं या RIA हैं तो आपको फीस नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि 2019 के बाद मैंने ट्रेनिंग नहीं की। उससे पहले क्या होता था, मैं एक डिक्लेरेशन देता था कि मेरे पास ARN नंबर है विद जीरो बिजनेस, मेरे ARN में जीरो बिजनेस है, मेरा ARN 2004 से लगातार चल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं जीरो बिजनेस पे बैठा हूँ। लेकिन फिर 2019 में जब ये रूल आया कि आपको हर एक आईएपी से पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके पास ARN या RIA का लाइसेंस नहीं है, तो मैंने अपना ARN सरेंडर नहीं किया। आज भी मेरा जीरो बिजनेस है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता कल को मैं ये काम शुरू कर दूं, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा जीरो बिजनेस है। तो अब जीरो बिजनेस के डिक्लेरेशन पे काम नहीं होता, तो इस कारण से मुझे कोई भी फीस नहीं देगा AMC, इसलिए मैं आईएपी अब करना छोड़ दी। लेकिन आप आईएपी कर सकते हैं, खुद कंडक्ट कर सकते हैं, आपको फीस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनर को आप लाते हैं जिसके पास RIA या MFD का लाइसेंस नहीं है, उसको फीस मिलेगी। तो सेबी का ये रूल है। बाकी आपके मन में जो भी सवाल है वो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आईएपी से संबंधित। सर एक डाउट था, तो अगर AMCs फीस नहीं देती हैं तो बट दे विल बेयर द कॉस्ट ना, होटल का एक्सपेंसेस, पूरा होटल का एक्सपेंस, अगर उन्होंने किसी ट्रेनर को बुलाया, पूरा A to Z सारा एक्सपेंस वो बियर करेंगे। बस बस MFD को आपके फी नहीं बोलने का MFD को कोई पैसा नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो MFD इज फ्री टू कैप्चर डेटा, पूरी तरह से पूरा is free डेटा, to do everything except Everything. charge any money from the Everything. AMC. वो बस कोई चार्ज नहीं कर सकते अपने लिए, बाकी वो सारी चीजें करेंगे। सारा खर्चा जो A to Z पूरा खर्चा जो होगा वो AMC बियर करेगी। प्रोजेक्टर का खर्चा हो, व्हाइट बोर्ड का खर्चा हो, स्क्रीन का खर्चा हो, होटल का खर्चा हो, खाने पीने का खर्चा हो, सारा का सारा खर्चा AMC बियर करेगी। हाँ, AMC कुछ पैसा नहीं बियर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इवन जो साउंड सिस्टम है उसका भी खर्चा बियर करेंगी। कई बार क्या होता है, आप वहां पर अपने फोटोग्राफर को बुलाते हैं,
या वीडियोग्राफर को बुलाते हैं, तो एएमसी उसका पैसा नहीं देगी। या फिर मान लेते हैं कई बार क्या होता है कि आपने 5 स्टार होटल में कर दिया, तो क्या होता है कि एएमसी बोलती हैं कि एमफी इसे नहीं अलाउ करेगा। एमफी नहीं अलाउ करेगा तो इसका मतलब कि सेबी भी अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, इस तरह के जो इवेंट्स होता है वहां पे लिकर अलाउ नहीं होता है। आप वहां पे शराब वाली पार्टी नहीं कर सकते, हाई टी कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फॉलोड बाय कॉकटेल वाला काम नहीं हो सकता। तो सर, अगर cocktail- कॉर्पोरेट के नाम पे एआरएन है, हाँ तो जी। अगर इंडिविजुअल एआरएन नहीं है, कॉर्पोरेट एआरएन है, हम्म। तो डज इट चेंज? बिकॉज अभी तो इंडिविजुअल के नाम पे एआरएन नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, तो इन दैट केस भी आप अगर खुद ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आपको फीस नहीं मिलेगा। आप कंडक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग, आप खुद जाके बोल सकते हैं सारी चीजें, लेकिन आपको उसमें फीस नहीं दिया जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टूड सर। आईएपी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का? आप अगर नेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत से फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एएमसी से भी बोल सकते हैं कि अपने आईएपी का फॉर्मेट मेरे साथ शेयर कर दें। आप 2-4 एएमसी के आईएपी के फॉर्मेट अगर आप देखेंगे, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से अपना कोई नया फॉर्मेट बना सकते हैं। एक सवाल है राहुल हंसराज जी का, कैन वी डिस्कस अबाउट जेनेरिक रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग आईएपी, लाइक टू इलस्ट्रेट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए आप बिल्कुल आप एक इमेजिनरी रिटर्न को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये बताना होगा कि इमेजिनरी रिटर्न। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि फलाने स्कीम ने 12% का रिटर्न दिया था तो इसलिए मैं 12% ले रहा हूँ। आप 12-15% जो भी लेना चाहते हैं, हाँ आप एक रिटर्न ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जेनेरिक किसी निफ्टी का रिटर्न ले लिया या सेंसेक्स का रिटर्न ले लिया, उसके बेसिस पे आप कोई चीज कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो दैट इज अलाउड, वो चीज आप कर सकते हैं। तो जेनेरिक रिटर्न आप ले सकते हैं, किसी आप नॉर्मल बेंचमार्क का रिटर्न ले सकते हैं कि एनएससी टॉप 100 जो बेंचमार्क है उसका ये रिटर्न था, या एनएससी 500, एसएनपी 500 का ये रिटर्न रहा है पास में, उसके बेसिस पे मैं ये मगर मान के चलता हूँ। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। एक मनीष ठक्कर जी का है, आई फेल टू डू कलेक्ट इन्वेस्टर फॉर ऑनलाइन आईएपी इवन इफ डिजिटल मार्केटिंग एज डिस्क्राइब्ड बाय यू, व्हाट टू डू। सर, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है, कई बार ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है और कई बार बहुत बड़ा फेलियर भी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास कितने कैंडिडेट्स आएंगे, कितने कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, ये चीज कहना बड़ा मुश्किल है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं कि हाँ लोग आपके पास जरूर आए, आपको एक छोटा सा, लेकिन वो चीज पे क्या होगा कि डिक्लेयर्ड आईएपी में नहीं कर सकते। अगर नॉन डिक्लेयर्ड आईएपी है तो आप इस तरह से कर लें कि जो लोग आएंगे उनका फीस है 49 रुपीज, और कोई बहुत ही कैची सा आपने नाम रखा कि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने कोई कैची सा नाम रखा कि लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएं, और उसमें आपने फीस रख दिया 49 रुपीज या 99 रुपीज, ठीक है, तो इस तरह से लोग आ जाते हैं। लेकिन इस तरह से क्या होता है, कंफर्म होता है कि वो आएंगे। लेकिन अगर वो डिक्लेयर्ड आईएपी चाहे आप ऑनलाइन ही क्यों ना कर रहे हैं, उसमें आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन आईएपी किसी कंपनी के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपने लेवल पे ये थोड़ा डाउटफुल केस है कि आईएपी में लोग आएंगे। 2020-21 में ऑनलाइन आईएपी बहुत हुए हैं, लेकिन फिर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2021 के बाद लोग ऑनलाइन से इतने ज्यादा पक चुके हैं कि अब कोई ऑनलाइन नहीं आना चाहता है। अब हर कोई चाहता है फिजिकल मीटिंग समय के साथ।
और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोगों को बोलेंगे सर फिजिकल मीटिंग है, तब आपसे बोलेंगे ऑनलाइन नहीं हो सकता, और जब आप बोलते हैं सर ऑनलाइन है, तो फिर वो अंदर से एक्सपेक्ट करते हैं ऑफलाइन नहीं हो सकता। ये भी एक प्रॉब्लम है आज के डेट में। डिजिटल मार्केटिंग सर बहुत महंगा हो सकता है, बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। और क्या होता है, जो उसमें कीवर्ड्स आप चूज करते हैं, हो सकता है आज वो कीवर्ड्स चल रहे हैं, 1 महीने बाद वो ना चले, और फिर 2 महीने बाद फिर से वो कीवर्ड्स चलने लगते हैं। तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी शुड फोकस ऑन ड्यूरिंग द आईएपी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम? सर ऐसी कोई भी चीज जो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए है, आप उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। कोई भी चीज, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको क्या चीज डिस्कस करना है, क्या चीज नहीं करना है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड ही डिस्कस करना है। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और आप किसी भी प्रोडक्ट को ना लेके आप जनरल टॉक भी कर सकते हैं कि इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस वहां पे किसी कंपनी स्पेसिफिक का नाम ना ले, किसी कंपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में ना बताएं, किसी शेयर के बारे में ना बताएं, किसी भी कंपनी के बारे में अच्छा या बुरा ना बोले। दोनों चीजों से अपने आप को अवॉइड कीजिए। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस सब बढ़िया सर। ये आपका था सवाल? सेबी ने ना कुछ बुक्स छापी हुई थी पहले, अब तो पता नहीं है या नहीं है, हाँ जी। जो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए थी। हम्म। तो वो अभी सेबी छापता है नहीं छापता, कुछ सर आइडिया? 2014 तक क्या था, मतलब 14 क्या, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 2015 तक, 15 या हाँ 16 तक, 15 तक मैं बोलूंगा, सेबी ने एक स्लाइड दिया था, आप केवल वही स्लाइड यूज कर सकते हैं किसी भी आईएपी में। और सच बात बोलूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वो स्लाइड बहुत बेकार होते थे, बहुत ही मतलब लो लेवल के स्लाइड्स थे। तो इनफैक्ट वो स्लाइड्स मैं यूज करता था, लेकिन मैं उन स्लाइड्स को बहुत से पेजेस में दिखाता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना मतलब बोरिंग स्लाइड था। फिर उसके बाद नहीं है 2016, वो, उन्होंने ना बुक्स प्रिंट की हुई थी। हाँ वो चीज है, पॉकेट मनी और वो वो सारी चीजें हैं। रिटायरमेंट के लिए था, बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, बिल्कुल। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था। तो वो अब सेबी छापता है नहीं छापता? सर वो आपको नेट पे मिल जाएगा। नेट पे एक्चुअल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी हो कहीं कॉलेज में, जैसे आईपीए कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, उसके लिए वहां सर वो एक बार आप, डिस्ट्रीब्यूट। सर मैं एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत से एमसीज ऐसे हैं, उन्होंने बेसिक किताबें छाप रखी हैं। अच्छा। जैसे रिलायंस ने, यानी कि निपॉन ने कर रखा है, एसबीआई ने कर रखा है, आईसीआईसीआई ने कर रखा है, एचडीएफसी ने कर रखा है। इन सब ने अपने कई बेसिक किताबें छाप रखी हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने जो भी मटेरियल छापा हुआ है, तो आप वो अब क्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो वो चीज़ आपका अलाउड है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कुछ वीडियोस हैं, जैसे आईडीएफसी ने छापा था, वन इडियट करके, फेमस हुआ था, उनका तो मूवी भी बनाई हाँ, थी उन्होंने। पूरी मूवी थी। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं आईएपी में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जनरल टॉपिक है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। आपने बोला था डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड आईपी होता है, हाँ तो जी। दोनों ही कर सकते हैं। अगर डिक्लेयर्ड आईपी करते हैं तो उसमें तो एमएफडी को फी नहीं मिलता है, बट अगर अनडिक्लेयर्ड वेज में जाते हैं। अनडिक्लेयर्ड में क्या होता है, एक जो 0.01% जो सेबी ने बोल रखा है आपको अपने ईएम से खर्च करना है, ठीक है, उसमें से नहीं होता। एएमसीज अपने जेब से वो खर्च करती हैं, अपने मार्केटिंग एक्सपेंस से वो खर्च करती हैं। तो अनडिक्लेयर्ड आईएपी में पूरी फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप वहां पर इवन रिटर्न भी दिखा सकते हैं, किसी स्कीम के बारे में भी बात कर सकते हैं जो अनडिक्लेयर्ड है। वहां पे कोई सेबी का डूज एंड डोंट्स लागू नहीं होता। सर एक और था फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट से, बिकॉज क्या होता है सर, बहुत बार आईपीज हम लोग करते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट बात आ ही जाता है। अगर जेनरिक बातें करनी है तो हाँ जी। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ही बात करेंगे, रिटर्न्स के बारे में बात होगा नहीं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चीज आता है। अब एमएफडीज के लिए सर क्या रूल्स है सर, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको? फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी सर के अभी एक तरफ रूल से। था ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग एमएफडीज आर नॉट अलाउड टू डू अच्छा फाइनेंशियल। हाँ, वहां पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस।
वहां पर आप जो भी बात कर रहे हैं वो जेनरिक पर्पस है। अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो एमएफडी सच्चाई ये है कि ना वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, ना अपने आप को वो एडवाइजर बोल सकता है एमएफडी। ठीक है। अब वहां पर एक वर्ड आता है, आप इंसिडेंटल एडवाइस दे सकते हैं। अब इंसिडेंटल एडवाइस को सेबी ने किस तरह से डिफाइन किया था, ये मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 2015 या 16 के आसपास बोला था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लाइंट आपके पास आता है और मुझे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि आपको एक्सेस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप वहां पर क्या बोलेंगे कि सर ये 40 कंपनीज हैं जिनके पास लार्ज कैप फंड है, उनका ये डिटेल रहा, आप इनमें से आप चूज कर लीजिए। तो आप इस तरह से करके आप इंसिडेंटल एडवाइस देंगे। और एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, जब भी आप क्लाइंट के साथ कोई रिटर्न कम्युनिकेशन करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन में कभी आप इस तरह से ना लिखें कि मैं आपको ये 5 स्कीम सजेस्ट करता हूँ। आप उसकी जगह क्या वर्ड यूज कीजिए कि हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था उसके तहत हम लोगों ने ये 5 स्कीम चूज किया था। आप इस तरह से वर्ड कीजिए कि हम लोगों के डिस्कशन के बाद, ठीक है, आपके चॉइस के अनुसार ये 5 स्कीम हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो वो आपका इंसिडेंटल एडवाइस में आ जाएगा कि क्लाइंट के साथ आपने डिस्कस करके 5 फाइनलाइज किया है। लेकिन कभी ये मत लिखिए कि आई एडवाइस टू इन्वेस्ट इन दीज 5 स्कीम्स। ये चीज कभी भी आपको रिटर्न में ये काम नहीं करना, ना व्हाट्सएप के थ्रू, ना एसएमएस के थ्रू, ना ईमेल के थ्रू। सर एक और पॉइंट था, हाँ जी। अभी सर वॉलेटिलिटी कोचेस के लिए ना वी हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर। हाँ उसमें जी। क्या होता है कि हर वॉलेटिलिटी कोच का एक इंडिविजुअल लिंक बन जाता है। हाँ ठीक जी। है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ तो जी। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने इंडिविजुअल एक लिंक आपके डैशबोर्ड, आपके जो प्रोजेक्टर है उस पर डिस्प्ले करके आपके स्क्रीन पे हाँ क्यूआर जी। भी बन जाता है। हाँ जी। अब क्या होता है, 50 जन जो आए हुए हैं दे कैन स्कैन दैट क्यूआर कोड और वो लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अपने फोन से खुद ही कर सकते हैं। अरे वो वाह, वैसा ये ही सॉफ्ट, हाँ। हाँ ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। हाँ जी, बस वहां तो पर एक लास्ट में एक डिस्क्लेमर लिख दीजिए। ठीक है, ये मतलब मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं जस्ट इसको कोई बोलूँ। बात नहीं सर। वहां पर एक बस डिस्क्लेमर लिख दीजिए कि ये वाला जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान क्रिएट होके आया है, दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस। फॉर डिटेल्ड फाइनेंशियल एडवाइस कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, इस सर तरह से हमने वो कहते हैं। फाइनेंशियल और प्लानिंग साथ में वर्ड ही, एक वर्ड जरूर लिखना है कि दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मेड विथ इंटेंशन फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ओनली। नॉलेज और इंफॉर्मेशन के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं। सर हमने गोल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, गोल सेटिंग, गोल अचीविंग, गोल हाँ, वाला कोई बात वर्ड नहीं, यूज वहां किया पर है। ये चीज जरूर है कि ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। दिस इज सर दिस। हाँ जी। हाँ मतलब मैं समझ गया, ये लास्ट में डिस्क्लेमर देना, हमने कुछ डिस्क्लेमर दिया भी है। बस एक हाँ चीज का जी। क्लैरिफिकेशन और चाहिए था। क्या होता है ना अभी प्रेजेंटली क्या होता है, एनीबडी आप जैसे आप जाएंगे उन्होंने कितना खर्चा भरा है, जो जो गोल्स उन्होंने, तो बिल्कुल। ऐसे सब वीसीज का अलग अलग लिंक है, सब वीसीज का अलग अलग डेटा आ जाता है, उनके उनके हाँ जी। डैशबोर्ड पे आएगा। तो बिल्कुल। विल सेबी हैज एनी प्रॉब्लम्स इफ वी कैप्चर द डेटा? बिकॉज अभी हम लोग फाइनेंशियल प्लान तो बना नहीं रहे हैं किसी का, वो लोग खुद ही अपना प्लान बना रहे हैं, वी आर एनेबलर्स, बिल्कुल। हमने बस सॉफ्टवेयर बनाया है। हाँ जी। हाँ जी। तो देखिए, इज अभी तक दिस, तो मैं ये मान के चलता हूँ इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप केवल प्लान बना के दे रहे हैं, लोगों के कैलकुलेशंस आ रहे हैं, उसमें ये नहीं आ रहा है कि आपको ये चीज करना चाहिए। केवल वहां तक ये पता चल रहा है कि आपका अगर गोल मान लेते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग है, इस रिटायरमेंट प्लानिंग का आपने खुद रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चूज किया है, तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट हर महीने होना चाहिए। हाँ करेक्ट, ठीक है, हम यही यहाँ है। तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ये बोला कि आपको इन सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एडवाइस हो गया। गॉट इट अंडरस्टूड ठीक है, सर। आपको वहां पे एडवाइजरी कहीं से ना नजर आए, आप वहां पे केवल आप कैलकुलेशन शेयर कर रहे हैं। और वहां पे लास्ट में चीज जरूरी है कि दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड विद इंटेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह से करें। अंडरस्टूड, उससे क्या थैंक होता है, आप एकदम सेफ गार्डेड हो जाएंगे।
उसमें ये मत लिखिए कि इस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में करना चाहिए, बॉन्ड में, ये सब कुछ नहीं लिखना। Got it. Understood. बाकी किसी के मन में और भी कोई सवाल है? राहुल हंसराज जी का जो सवाल था वो यही था कि फाइनेंशियल बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल स्कीम गलती से भी नहीं डिस्कस करना है जो डिक्लेयर्ड आईएपी है, ठीक है? क्या पता वहां पे कोई सेबी का बंदा है, आपका पूरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, और वहां पर जाके क्या होगा, 2 या 3 महीने बाद जाके पता चलता है कि वहां पे इतने तारीख को गया था, वहां पे फोटोग्राफ वगैरह भेजा जाता है, रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, और फिर ये बोला जाता है कि इस पूरे ट्रेनिंग को किसने कंडक्ट किया था। तो उस आरएम के ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है वहां पे, जो भी चीज बोला गया है, या फिर अगर कोई ट्रेनर आया तो उसके ऊपर आ जाती है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कभी भी स्कीम्स के बारे में नहीं डिस्कस करना है। स्कीम्स के लिए अगर कोई सवाल भी पूछता है कि सर आप मुझे 2 अच्छे स्कीम्स बता दीजिए, सर आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्लीज कॉन्टेक्ट मी, या आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर एक्स। सर अगर किसी को दिखाना है कि अ, अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर अपन वो दिखा सकते हैं, अगर अपन ये दिखा रहे हैं तो उसमें नहीं, वो चीज नहीं कर सकते हैं। नहीं। किसी का भी कोई भी पर्सनल डेटा, इवन अपना भी पर्सनल डेटा आप नहीं दिखाएंगे। ओके। आप अलग से अपना मोबाइल में जाके उनको 1 to 1 आप दिखा दें, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं दिखाना है। आप किसी भी पोर्टफोलियो को नहीं दिखा सकते हैं, अपना हो चाहे किसी का भी। अपना तो खैर अकेले 1 to 1 आप दिखा सकते हैं। वैसे तो रूल ये है कि अगर आपने किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखाया किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट को, और पुराने क्लाइंट को पता चलता है कि आपने किसी दूसरे को आपका पोर्टफोलियो दिखाया है, तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। इंडिया में इस तरह के मैंने केसेस नहीं सुने, लेकिन हाँ फॉरेन में अक्सर होते हैं कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी मनीष एज जी। ए एमएफडी सर, एज ए एमएफडी मैंने एनएससी से सीएफजीपी का कोर्स किया है, सर्टिफाइड जी। फाइनेंशियल गोल प्लानर। हाँ जी, तो कैन आई मेक माई प्रिपेयर माई विजिटिंग कार्ड एज ए सीएफजीपी हाँ एज वहाँ ए पे कर एमएफडी? लीजिए। वहाँ पे आप अपने आप को एज अ एडवाइजर मत शो कीजिए, बस वहाँ पे आपने जो आपने सीएफजीपी किया ब्रैकेट में आप कर दें फ्रॉम एनएससी इंडिया, ठीक है? वो आप एज ए क्वालिफिकेशन आप शो कीजिए, उससे ये नजर ना आए कि आप एडवाइजरी कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे एज फॉर ए एग्जाम्पल, प्लानर, एज ए फाइनेंशियल प्लानर प्लानिंग हम डिस्कस कर भी सकते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं ना, अगर वो सर्टिफिकेट है तो, एज ए एमएफडी। सर्टिफिकेट है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरा नाम है राहुल रंजन और मेरा क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस। मैंने एमबीबीएस किया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है। मैं लोगों को दवाई तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक कि मेरा रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ना हो। अगर मेरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तब मैं अपने नाम के साथ लिखूंगा डॉक्टर राहुल रंजन एमबीबीएस, और फिर मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ। अगर आपने सीएफपी किया है, सीडब्ल्यूएम किया है, आप अपने नाम के साथ सीएफपी नहीं, कुछ भी सीएफपी किया नहीं हो, सर। हाँ कुछ भी आपने किया हाँ, हो, आप वो क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है? Okay. लेकिन रूल ये कहता है कि अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस होना चाहिए। वैसे तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिना लाइसेंस लिए भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा किस तरह से सिस्टम है RIA एक्ट पूरा डिटेल में समझाने में 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है, ठीक है? इवन आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में RIA बिना लाइसेंस लिए भी बन सकते हैं। एज अ MFD भी आप RIA का काम कर सकते हैं, वो भी एकदम कानून के दायरे में रहते हुए, लेकिन वो पूरा डिटेल में पूरा RIA एक्ट समझाने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। सर अभी तो ऐसा था ना कि जो एमएफडी है वो RIA नहीं बन सकता है, ऐसा लाइसेंस सरेंडर करना सर पड़ेगा। 2020 में एक अमेंडमेंट आया था RIA एक्ट, ये आया था आपका जुलाई 2020 में। उसमें इतने फ्लेक्सिबिलिटीज दिए गए हैं
कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप आरआई का काम शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप वहाँ पे रेफरल मॉडल पे भी या रिमाइजर मॉडल पे भी आप आरआई का काम कर सकते हैं बस। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ, बिना लाइसेंस लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप एक तीसरा कैटेगरी का आरआईए सेबी ने अप्रूव किया है, जो फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूंगा, राहुल रंजन, नीचे लिखूंगा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बस मुझे ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखना होगा, पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस। लेकिन वो अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से बिना लाइसेंस लिए भी आप काम कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई एमसी आके ये सब चीज नहीं बताएगी कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एमसी का नुकसान है। क्योंकि जिस दिन आपने आरआईए का काम शुरू कर दिया तो एमसी वाला आपके पास आएगा, बोलेगा कि सर हमारा ये फोकस प्रोडक्ट है, ये मेरी दूसरी पर्ची है, कितना आपको कमीशन मिलेगा। तो आप बोलेंगे ना मुझे कमीशन से मतलब है, ना फोकस प्रोडक्ट से मतलब है, मुझे केवल परफॉर्मेंस से मतलब है। आप परफॉर्मेंस देंगे मैं आपके प्रोडक्ट को बेचूंगा, परफॉर्मेंस नहीं है तो आपके प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा। तो एमसीज को इससे नुकसान है। इसलिए एमसीज कभी भी आपको आके ये सारी चीजें नहीं बताएंगे कि आरआईए बनने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, केवल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। राहुल जी, चेतन यार। हाँ जी चेतन जी। हाँ राहुल जी, मुझे ये बताइए, ये जो एनआईएसएम में 10 या 10B होता है, हाँ जी, वो क्लियर करने से एडवाइजरी कर सके? सर नहीं, आपने एग्जाम क्लियर किया है, जब तक आप आरआईए के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होते तब तक आप एडवाइजरी नहीं कर सकते हैं। और इंडिया में केवल 3 तरह के आरआईए हो सकते हैं। पहला इंडिविजुअल आरआईए, आपका सेबी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, या फिर आप कॉर्पोरेट आरआईए, या फिर किसी कॉर्पोरेट आरआईए के साथ आप जुड़ के आप आरआईए का काम कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको सब आरआईए नहीं बोला जाएगा, आपके लिए सेबी ने एक स्पेशल डेजिग्नेशन दिया है। उस डेजिग्नेशन का नाम है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ब्रैकेट में या फिर डैश करके आपको लिखना पड़ेगा पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये तीसरी कैटेगरी आप सब आरआईए कह सकते हैं, लेकिन सेबी ने कहा है कि आपको कहीं भी सब आरआईए नहीं बोला जाएगा, आपके लिए एक स्पेशल डेजिग्नेशन है, दैट इज पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप अपने नाम के उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? हाँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए पूरा आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस भी कॉर्पोरेट के साथ आप जुड़ते हैं। और इंडिविजुअल आरआई के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल आरआई के साथ आप नहीं कर सकते ये काम, कॉर्पोरेट आरआई के साथ ही करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट आरआई अभी फिलहाल क्या है, भारत में पहले 2 प्लेटफॉर्म्स थे, एक आई फास्ट था और दूसरा मर्करी वेल्थ एडवाइजर्स। तो आई फास्ट तो बंद हो गया, मर्करी वेल्थ एडवाइजर्स ने अपना पूरा बिजनेस सेटअप चेंज कर दिया है, नाउ दे हैव बिकम विजया फिनटेक। और इसी तरह से अभी अगले 4-5 सालों में बहुत से प्लेटफॉर्म्स आएंगे और इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ के आप आरआई का काम कर सकते हैं बिना लाइसेंस लिए, लेकिन आपका विजया फिनटेक। हाँ जी, विजया फिनटेक जो ये सॉफ्टवेयर है जो हाँ विजया फिनटेक सॉफ्टवेयर, एक्चुअली विजया फिनटेक केवल आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, बैकग्राउंड में केडिया कैपिटल के आरआईए लाइसेंस को यूज किया जा रहा है। ओके, तो वहाँ पे डायरेक्ट स्कीम करके फी चार्ज कर सकते हो आप? बोल रहे? बिल्कुल, आपको वहाँ पे डायरेक्ट स्कीम ही सजेस्ट करना है, आप वहाँ पर फीस जो भी सेबी ने अप्रूव कर रखा है उतना आप कर सकते हैं। आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपका जो कंप्लायंस है, आपके पूरे क्वालिफिकेशन, आपका सारी चीजें, आपका डेटा जा रहा है सेबी के पास, बस आपके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है। एक सवाल है, व्हाट अबाउट बैक टेस्टिंग? शैलेश संपत जी ने लिखा है, सर बैक टेस्टिंग भी आप नहीं दिखा सकते हैं आईएपी में, आप बैक टेस्टिंग नहीं दिखा सकते हैं किसी भी स्कीम का। आप केवल जो जेनेरिक चीजें, किसी बेंचमार्क का आप रिटर्न आप शो कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। किसी स्कीम का, किसी कंपनी का कोई बैक टेस्टिंग आप नहीं दिखा सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई एमएफडी जैसा आप बता रहे हैं बिना लाइसेंस लिए वो आरआईए वाले मॉडल में ऑपरेट करता है, तो विल ही बी सेलिंग डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड? केवल डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट फंड बेचेगा। तब वो डायरेक्ट, क्योंकि वो एडवाइस कर रहे हैं ना, एडवाइजरी फीस अगर ले लिया तो फिर उसके बाद वो कभी भी किसी भी क्लाइंट को कमीशन वाले प्रोडक्ट नहीं दे सकता। और जिस दिन वो पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गया, उस दिन के बाद वो अपने एआरएन पे या किसी भी कमीशन वाले प्रोडक्ट में डील नहीं करेगा। बाकी उसके भी कई सॉल्यूशंस हैं, उसका भी सेबी ने खुद जुगाड़ दिया हुआ है कि आप क्या क्या चीजें किस तरह से कर सकते हैं। कभी भविष्य में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे 2 सर घंटे एक का सेशन टाइम होगा। हाँ एक सेशन होगा, एक सेशन होगा इसके ऊपर। बिल्कुल। तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर वो क्या होता है ना कि कम से कम मान के चलिए 2 घंटे का मेरा होगा, और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे अभी विजया फिनटेक है और केडिया कैपिटल है, उनको बुला लिया जाए, तब पूरे 3 घंटे का सेशन हो जाए, तब वो फ्रूटफुल होता है। यहाँ पर क्या होगा, 2 घंटे में तो मैं केवल कानून समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अब वो क्या सॉल्यूशन होगा उसके लिए कंपनी वालों को बुलाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से अगर करना है तो, लेकिन वो फिर 3 घंटे का पूरा सेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे मैं बोलूंगा और लगभग मान के चलिए 1 घंटे तक वो बोलेंगे। ये सर इसको एक 2 पॉइंट पार्ट में था, भी करके किया जा सकता है, एक एक दिन पॉइंट था मैं बोल दूं और एक दिन वो बोल दें। सर, एक पॉइंट था। आप हाँ जी, आईपी वाले चीज में हम लोग सर, वॉलेटिलिटी गेम का रोल तो बहुत ही ज्यादा बहुत इफेक्टिव हो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है वॉलेटिलिटी गेम। उसमें बिकॉज क्या दिस होगा, डजंट हाँ, क्योंकि और जहां तक मैं हम जानता हूँ जितने भी वॉलेटिलिटी गेम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, कहीं भी स्कीम्स की बात नहीं हो रही है। यस करेक्ट। तो ये एक ब्यूटी है, तो इसलिए आपका वो आईएपी रेडी है जितने भी वॉलेटिलिटी गेम्स हैं। एक और सवाल है, अच्छा कोई सवाल नहीं है। Yeah. Anybody else has any questions for today? बाकी कोई भी सवाल है, वॉलेटिलिटी ग्रुप में आप राहुल रंजन नाम आपको दिख ही जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा इंडिया का एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, एमडा नाम है, ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विंग जो है उसका कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इट इज कम्प्लीटली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई भी कमीशन वगैरह की बात हम लोग एमसी से नहीं करते। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप इस संस्था, मतलब इस पूरे एसोसिएशन के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाकी मन में जो भी सवाल है अभी भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वॉलेटिलिटी कोच वाले ग्रुप में आप अपने सवाल डाल दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, या आप मुझे सीधे भी कॉल कर सकते हैं। Thank you. Thank you for Thank conducting you. today's session. Thank Really you. awesome. हाँ जी, थैंक यू निशांत जी। अच्छा राहुल जी, if you can share your email ID, ललित जी मांग रहे हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया है। Okay sir, thank you for the session. थैंक यू, थैंक यू।